फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। पिछले प्रीवियस चैप्टर में हमने एचआरए वगैरह पढ़ा था, कुछ और टॉपिक्स पढ़े थे। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा। आज हम बात करते हैं ग्रेजुटी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक मेहनत के लिए आपका एक लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो किया है, जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया, शेयर किया है, लाइक किया, उन सभी को मैं अपना धन्यवाद देती हूँ। चलिए आज हम ग्रेजुटी के बारे में बात करते हैं। ग्रेजुटी का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ग्रेजुटी का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेशन होने पर कुछ अमाउंट्स देता है, उसको हम ग्रेजुटी बोलते हैं। टर्मिनेशंस पे मिलने वाला अमाउंट ग्रेजुटी कहलाता है। ग्रेजुटी का एक्ट बना है 1972। तो इसमें हम ट्रीटमेंट इसका देखते हैं, ग्रेजुटी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सेक्शन दे रखा है 10 सबसेक्शन 10। तो दो तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और सेकंड होते हैं अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। बात अगर हम करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, उनके लिए ग्रेजुटी हमेशा एग्जम्प्ट रहेगी। उस पर कोई भी टैक्सेबल नहीं चार्ज किया जाएगा। ओके, कोई भी टैक्स उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ बोला है कि एक्सक्लूडिंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को छोड़ करके जो सीजी गवर्नमेंट होता है और एसजी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ग्रेजुटी एक्ट के तहत माना जाता है और उनका जो ग्रेजुटी होता है वो एग्जम्प्ट होता है, होली एग्जम्प्ट माना जाता है। अगर हम बात करें अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो हमें दो कंडीशंस देखनी होती है। पहली कंडीशंस है एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। जो एम्प्लॉयज़ है वो कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के या नहीं है। ये दो कंडीशंस हमें देखनी होती है। इन दो कंडीशंस को देखने के बाद ही हम ग्रेजुटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए पहले हम इस कंडीशंस की बात करते हैं। इस कंडीशन में लिखा क्या है? एम्प्लॉयज़ कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के तहत। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का। 3 फार्मूले दे रखे हैं। इनमें से जो भी लोअर होगा उसको हम ग्रेजुटी में ट्रीट करेंगे, एग्जेम्प्ट उतना मानेंगे, और बाकी अमाउंट, रेस्ट ऑफ द अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमें गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना रखी है, टैक्सेशन अथॉरिटी ने लिमिट बना रखी है, 20 लाख की लिमिट है। मतलब आप पूरे लाइफ टाइम अपना बस 20 लाख का ग्रेजुटी तक आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। सेकेंड है एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव, जितना ग्रेजुटी एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो। और थर्ड है 15 डेज आउट ऑफ 26 डेज। अब आप सभी जानते हैं कि 30 महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन 31 दिन ऐसे दिन का महीना होता है, जिसमें से 4 दिन का हमें संडे का टाइम मिलता है। संडे के डेज होते हैं 4 दिन, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको टोटल डेज ऑफ मंथ में काउंट नहीं किया जाता है। और 15 इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हाफ ऑफ द मंथ होता है। फिर इनटू सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब होता है पिछली, जब तुम्हें टर्मिनेशन हुआ है उससे पहले की लास्ट ड्रॉन तुम्हारी सैलरी क्या थी। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6th मंथ। इसमें लिखा है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल तुमने काम किया है उसको कैलकुलेट करेंगे। और साथ के साथ लिखा हुआ है कि पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ के एक्सेस में खुद कितना भी आए, अगर मान लो 7 मंथ हो गया तो हम उसको पूरा साल लेंगे, पूरा साल कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ करो 21 साल 7 मंथ उसने काम किया, तो हम इसको कितना मानेंगे? 22 साल। ठीक है। तो आगे लिखा है सैलरी। यहाँ पे जो सैलरी है इसका मतलब क्या है? तो सैलरी का मतलब है बेसिक पे प्लस डीए में हमेशा चाहे वो फॉर्मिंग पार्ट हो चाहे नॉन फॉर्मिंग पार्ट हो, हमेशा दोनों को ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है।
और यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ 6 मंथ, उसका मतलब क्या होता है, फुल ईयर माना जाएगा अगर वो 6 मंथ से एक्सीड होगा तो, ठीक है। लेकिन 6th मंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे, 6 मंथ से एक्सीड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है एक्सीड ऑफ 6th मंथ, ये नहीं कि 21 साल 6 महीना काम किया तो 6 महीने को नहीं काउंट करेंगे, तब 21 साल ही रहेगा। अगर 6 महीने की जगह पे 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, इतने महीने काम किया तो उसको हम पूरा साल कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन में, जिसमें कवर्ड नहीं है अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट ऑफ एक्ट के तहत। तो इसमें भी सेम 3 फार्मूला है, 20 लाख की लिमिट दे रखी है, प्लस जितना ग्रेच्युटी रिसीव्ड होगा उतना, प्लस लिखा है हाफ एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सैलरी, हाफ इनटू एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक पे प्लस डीए, डीए कौन सा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट, प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर, जो हमें कमीशन अमाउंट में गिवन होगा उसको हम नहीं लेंगे, केवल परसेंटेज में जो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए दी होगी टर्नओवर पर, उसी को ही हम इंक्लूड करेंगे सैलरी में। एवरेज सैलरी का मतलब लास्ट 10 मंथ की, जब वो रिटायर हुआ उससे जस्ट पहले 10th मंथ की सैलरी का एवरेज लेंगे हम, ठीक है। मान लो 10,000 रुपये महीना कमाता था जब वो रिटायर हुआ, तो रिटायर होने से पहले 10,000 रुपये मंथ का कमाता था, तो 10 दिन का हम 10 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10,000 इंटू 10 करोगे तो 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का एवरेज निकाल लोगे तो 1 लाख रुपये डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये, तो वो हमारी एवरेज सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं इसमें गिवन हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ग्रेच्युटी रिसीव बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट फुल्ली टैक्सेबल। अगर ग्रेच्युटी रिसीव होगा एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, मतलब अभी वो रिटायर नहीं हुआ है, वो काम कर रहा है, फिर भी उसको ग्रेच्युटी मिल गया, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इफ़ एसएससी रिसीव ग्रेच्युटी फ्रॉम मोर देन 1 एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर देन द एग्रीगेट एग्जम्पशन शैल नॉट एक्सीड 20 लाख। अगर मान लो एम्प्लॉय जो है वो एक एम्प्लॉयर की जगह पे कई सारे एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है या कर चुका है, तो उससे जितनी भी ग्रेच्युटी उसको रिसीव हुई है उसमें से हम 20 लाख से ज़्यादा उसको एग्जम्पशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मान लो एक एक्स नाम का एम्प्लॉय है, उसने जेड के साथ भी काम किया, वाई के साथ भी काम किया है, पहले वाई के साथ काम करता था, फिर उसने जेड को ज्वाइन कर लिया, तो दोनों की तरफ से उसको ग्रेच्युटी मिली है रिटायरमेंट पे, तब हम उसकी जो ग्रेच्युटी मिलेगी उस पर एग्जम्पशन केवल 20 लाख का ही देंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था, इन केस एसएससी हैज़ वर्क विद अदर एम्प्लॉयज़ इन अर्लियर ईयर डिड नॉट रिसीव एनी ग्रेच्युटी फ्रॉम सच एम्प्लॉयर, देन सच पीरियड ऑफ सर्विसेज टू हिज फॉर्मर employer shall also be included while calculating completed year of services। अगर हम मान लो एक्स है, एक्स ने पहले भी किसी एम्प्लॉयर के साथ काम किया था पर वहाँ से उसको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुआ, अब उसने मान लो जेड के साथ काम करना शुरू किया, तो उसको जब हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज कैलकुलेट करेंगे तो हम जिसके पास उसने पहले काम किया था प्लस जेड के साथ जितने साल उसने काम किया इन दोनों साल को कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम अब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी के यूज़फुल होगी। मेरी ऐसी और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करें, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।